अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब किया और उन्होंने कहा कि फौज अपनी आईनी हदूद बखूबी जानती है और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। और ये उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि आइन में आज़ादी राय पर वाज़े कयूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। बड़ी अहम मैसेज आर्मी चीफ ने दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाइट पेपर भी जारी कर दिया 8 फरवरी के मुबैना इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से और जुडिशल कमीशन बनाने की उसमें दरखास्त कर दी जो कि इंक्वायरी करे। 300 सफ़ों का ये वाइट पेपर है। और नाज़रीन, आज एक सबसे अहम डेवलपमेंट, क्योंकि सोशल मीडिया पे और वैसे भी ये बहुत वायरल हुई थी कि पाकिस्तान शायद किसी गैर मुल्की ताकत को अपने हवाई अड्डे देने की बात कर रहा है। आज दफ्तर खारजा ने वाज़े तौर पर इस बात का बता दिया कि किसी भी गैर मुल्की ताकत को पाकिस्तान कतई तौर पर अपने अड्डे नहीं दे रहा। प्रोग्राम में आखिर में ज़रा सियासी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है बिलाल यासीन साहब, सूबाई वजीर खुराक पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब आपके वक्त का। बिलाल साहब, क्विकली बात का आगाज करने से, गुज़िश्ता रोज मेरे साथ प्रोग्राम में खालिद खोकर साहब थे, वो सदर हैं किसान इत्तेहाद पाकिस्तान, और उन्होंने क्या कहा, एक मुख्तसर सी बात मैं चाहूंगा आप जरा सुन लें। बिलाल यासीन साहब मुख्तलिफ चैनल पे आके फरमा रहे हैं कि जी नमी बहुत है इसलिए हम नहीं खरीद कर रहे हैं। भाई उनको सच बोलना चाहिए कि हम नहीं खरीद कर रहे। नमी वाला क्यों झूठ बोलते हैं? देखे ना, पास्को खरीद कर रही है, पंजाब सिल्क कॉर्पोरेशन खरीद कर रही है, बाकी सिल्क कंपनियां खरीद कर रही है। उनके लिए नहीं है, सिर्फ इनके लिए नमी है। जी बिलाल यासीन साहब, ये मामला क्या है? आपके भी मतलब और हमारे भी सबके दिल के करीब हैं किसान भाई, और वही हमारे लिए अनाज पैदा करके देते हैं, पाकिस्तान को फूड बास्केट बनाए रखे है और अभी भी अच्छी खासी बम्पर क्रॉप आई है, लेकिन किसान फिर परेशान है। क्या वजह है बिलाल यासीन साहब? जी बहुत शुक्रिया ज़मीर भाई आपका, आपने मुझे इनवाइट किया कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ। एक चीज़ मैं आपके साथ बता दूँ कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपने बात की कि जो पंजाब है पाकिस्तान की फूड बास्केट है। ना सिर्फ ये पंजाब बल्कि दूसरे सूबों में बसने वाले लोग हैं, उनके लिए भी जो फसल है वो यहीं से उगती है और यहीं से ही वहाँ तक पहुँचती है। इसलिए हमें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है कि किसान इस वक्त थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस की तरफ है, और बिल्कुल होना भी चाहिए कि उनकी जो मेहनत की जो एक फसल है वो उसको अभी तक प्रॉपरली हम जो है एड्रेस नहीं कर पा रहे। उसकी बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि इम्पोर्ट हुई इतनी बड़ी इम्पोर्ट कि जो अनकॉल्ड फॉर थी, और उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और उसकी रिपोर्ट आने को ही है। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी आपके साथ शेयर भी हो जाएगी। एक चीज़ दूसरा मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो पंजाब का डिपार्टमेंट जो फूड है उसके पास कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक्स हैं वो 17 जो इस वक्त जो मौजूद हैं वो 22 से 23 लाख मेट्रिक टन हैं, और जो लास्ट सीज़न में जो रिलीज़ हुई वो तकरीबन 17 लाख के करीब रिलीज़ हुई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सफिशेंट स्टॉक्स मौजूद हैं, इसमें कोई खुदा न खास्ता ऐसा मामला नहीं है कि किसी किस्म की कोई शॉर्टेज होने जा रही है। उसके बावजूद इस तरह इंपोर्ट होना, ये इस पर क्वेश्चन मार्क तो है। जैसे जब मगर अभी मैं कुछ कह नहीं सकूँगा जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती। दूसरी बात कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो अपने जो इनके जो टारगेट थे वो इन्हांस किए हैं, और मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा बड़े अदब के साथ कि वहाँ पे भी जो बैग्स हैं, जो बारदाना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुई, अभी तक प्रोक्योरमेंट स्टार्ट नहीं हुई, और ये मॉइस्चर मौजूद है, फील्ड में मॉइस्चर मौजूद है। ये एक जो है इसका एक रीज़न है। उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जो पॉलिसी है, जब चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहब आई तो उनकी रिजर्वेशंस थी इस पॉलिसी पे। जो पंजाब का फूड डिपार्टमेंट जो एक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करवाई थी बीइंग इंचार्ज मिनिस्टर, मुझे उन्होंने सवाल किया कि किस तरह की पॉलिसी है कि एक तरफ हम बिलियन ऑफ रुपीज़ अरबों रुपए इंजेक्ट करते हैं फूड डिपार्टमेंट में। जब मैं अरबों की बात कर रहा हूँ और कई 100 अरब। बिलाल यासीन साहब, आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सामने आना चाहिए, लेकिन अब किसान इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं
कि मिडलमैन जो है वो खरीदने के लिए सामने आया हुआ है, वो तैयार है, और हुकूमत पंजाब को वफाकी हुकूमत ने भी कहा, बल्कि अपना जो टारगेट है उसको भी बढ़ाने के लिए कहा। तो इसके बावजूद अब वो फिर अनाउंस कर रहे हैं कि जी कल हम तमाम जितनी भी किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एहतजाज के लिए निकलेंगे। तो इसकी मुझे समझ में आ रही है कि आप कह रहे हैं कि टीमें भी फील्ड में मौजूद हैं, सब कुछ, और ये सियासी तौर पर भी शायद खेलने की कोशिश की जा रही है आपके खिलाफ। देखिए, मैं ज़मीन साहब, मैंने आपसे गुजारिश की है कि जहाँ तक किसान की बात है, बिल्कुल उनका एहतराम है और उनको बिल्कुल पहले भी उनकी बात सुनी है, जब जब वो बात करना चाहेंगे हम अवेलेबल हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जी प्रोटेस्ट की या एहतजाज की बात कर रहे हैं, तो वो किसानों की आड़ में अगर कोई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो को पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही हैं तो उसकी तो कतई इजाज़त नहीं होगी। मैं आपको बताऊं, कानून अपना रास्ता लेगा, ये तो वाज़ेह चीज़ है। दूसरी बात मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा था, वो जो आप बीच में थोड़े से आपने सवाल किया, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो पॉलिसी किस तरह की है कि दो साइड्स हैं। एक ग्रोअर है, वो भी सेटिस्फाई नहीं है, कह रहा है जी कि 3900 पर 40 kg मैं उस पर सेटिस्फाई नहीं हूँ। और एक जो एंड यूज़र है वो कह रहा है जी मुझे बैग बहुत महंगा मिल रहा है और मुझी रोटी बहुत महंगी है। तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की यही रिजर्वेशंस थी कि किस तरह की पॉलिसी है। दिस इज़ द हाई टाइम कि आप अपनी पॉलिसी में करेक्शन लेके आएँ। उसको मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में जो हम इनको पैकेज देने जा रहे हैं, जो किसान कार्ड की सूरत में जो इनको एक बहुत बड़ा इंसेंटिव देने जा रहे हैं, उसमें कई 100 अरब का, 400 या 500 अरब रुपए का ये पैकेज है, जो पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जो रिलीफ पैकेज कभी किसी जगह पे अनाउंस नहीं हुआ होगा, जो हम अनाउंस करने जा रहे हैं। इट्स टू अर्ली टू से कि मैं ये कब अनाउंस होएगा, बट ये इसको चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट होएगी तो चीज़ें सेटल होएंगी। दूसरी बात, हमारे पास डाटा मौजूद है, 5 लाख किसानों को हम कार्ड्स जो है ना किसान कार्ड की शक्ल में उनको दे रहे हैं, जिसमें उनको बहुत बड़ा उनके लिए एक बेनिफिट की शक्ल में सामने आएगा। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि कतई हम किसानों को अकेला नहीं छोड़े। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं, 3,96,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं। उसमें जो गवर्नमेंट की जो गिवन पॉलिसी है उसके मुताबिक 1,20,000 जो एलिजिबल एप्लीकेशंस हैं वो भी हमारे अंडर कंसिडरेशन है कि हमने उनको भी एंटरटेन करना है। इनको कैश कंपनसेशन भी ये इसकी सोच है, मगर इन चीज़ों को 1-2 दिन लगेंगे, फाइनल होंगी तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये ऐसा नहीं है कि जी हमें पता नहीं, अपनी जिम्मेदारी का पता नहीं है, कि हमें पता है कि किसान इसमें हिट हुआ है और हम उनको हर सूरत में एड्रेस करेंगे। बट एक्चुअल किसान, जो आपने बात कही ना कि बीच में ट्रेडर आ गए हैं, मिडिल मैन आ गया है, वो बड़े बड़े माफियाज आ गए, उनको एंटरटेन नहीं करना, वो गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने हर सूरत में किसान को एंटरटेन करना है। लेकिन वो बिल्कुल बिलाल यासीन साहब, लेकिन वो उनके हाथों एक्सप्लॉइट हो रहे हैं ना। वो कहते हैं कि जी आपकी कनक पड़ी पड़ी और खराब हो जाएगी, और बदल आया, वो चाड़ आया, तो वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पे मतलब देनी है तो दो। तो वो फिर बेचारा किसान मजबूर भी हो जाता है ना, उसके पास कैपेसिटी नहीं है शायद स्टोर करने की। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, ये चैलेंजेस हैं, बट मैं आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज तो किसी के बस में नहीं है। जहाँ पे क्लाइमेट चेंज के साथ दूसरे जो चीज़ें हमें नुकसान पे आ रही हैं, तो इधर भी बहुत बड़ा हिट हमें पहुँचा है। मगर मैं आपको बताया कि हमें पता है कि ये किसान, उसको उसकी जो मुआवजा है, उसकी मेहनत का मुआवजा उसको हमने कंपलसेट करना है, उस तक पहुँचना है। तो हमारी इस वक्त प्रायोरिटी की होगी कि हम इस पैनिक में आके हम उनको बेनिफिशरी ना बनाएं, जिन्होंने किसान से उनकी मेहनत जो है वो उठा ली है औने पौने दामों। हमें किसान को एड्रेस करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट प्लान लेके आ रही है, आपको पता चल जाएगा एक आध दिन में। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल यासीन साहब, अभी मैं देख रहा था कि बाकायदा ट्यूबवेल्स को सोलर करने के लिए 50% तक सब्सिडी का ऐलान किया जा रहा है। अब बेसिकली क्या खुद गवर्नमेंट, पंजाब हुकूमत खुद अप्रोच करेगी या ओपन मार्केट से लेंगे और उसके बाद वो उनको सब्सिडी उस पर मिलेगी, या ये इसका क्या तरीका है? देखिए, मैं इसमें आपसे गुजारिश करूं, मैंने आपसे पहले आपसे कहा है कि ये जो बहुत बड़ा पैकेज आ रहा है, इसमें 400 से 500 अरब रुपए का पैकेज है। इसमें ट्यूबवेल्स पे सोलराइजेशन भी है, इसमें सॉफ्ट लोन्स भी हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी हैं। बहुत बड़ा पैकेज है जिसमें किसान रिलीफ फील करेगा। किसान का जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बढ़ेगा और उसकी जो कॉस्ट है वो कम आएगी, उससे वो सेटिस्फाई होएगा। इसी तरह जो दूसरी साइड है उसकी, जो अर्बन साइड पे लोग जो बैग आटे का खरीद के खाते हैं, उनको भी कंट्रोल प्राइस पे बैग भी मिलेगा और रोटी भी सस्ती होगी। इस तरह जो गवर्नमेंट जो पैसे इंजेक्ट करने जा रही है उसका बेनिफिट दोनों साइड पे फील किया जाएगा।
बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा, मुझे क्विकली एक बात और बता दें। एक अज़मा बुखारी साहब ने बात की कि कुछ जो किसान तंजीमें हैं वो बाकायदा अपोजिशन पार्टीज के हाथ में खेल रही हैं, वो कोई आइडेंटिफाई हो सके हैं? क्योंकि आए रोज हर नए किस्म की कोई ना कोई पार्टी का लीडर, किसान पार्टी का लीडर हमारे सामने, मीडिया के सामने आके बैठा होता है। तो देखिए, मैं नाम तो कोड नहीं करूंगा, बट हमारे इल्म में है, हमें पता है कि वो अपना उनकी जो वाबस्तगी है, वाज़े तौर पे उसकी डिवीजन मौजूद है। कई लोग जो हमारे ओपोनेंट पार्टी हैं उनके एक्टिव वर्कर हैं, और वो इस वक्त किसानों का लिबादा पहन के अपोज कर रहे हैं। हमें उनका जवाब नहीं देना। अच्छा, बिल्कुल सही। एक चीज आखिरी दफा मुझे जरा बता दें कि हम आज आपके तवज्जुह से किसानों को मतलब गंदम के हवाले से बड़ी खबर, खुशखबरी क्या दे सकते? देखिए, मैं तो हर चैनल पे जाके कहता हूं कि हमें हर सूरत में किसानों को बेल आउट पैकेज देना है। इनकी प्रोक्योरमेंट, जो छोटे किसान हैं इनसे प्रोक्योरमेंट भी करेंगे, इनको कैश कंपलसेशन भी देंगे, और इनके लिए पैकेज भी लेके आएंगे। सही। बिलाल यासीन साहब कहते हैं कि जी 6 एकड़ वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी और उन्हीं को दिया जाएगा, लेकिन अच्छी बात है, छोटे किसान को ज्यादा फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन इससे बड़े भी किसान हैं जो कि अगले रोज हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि वो भी परेशान हैं। तो कोई पहले प्रायोरिटी में इनको अकोमोडेट किया जाएगा, उसके बाद कोई इसका नंबर बढ़ाने की तजवीज है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं कि जो 12 एकड़ या 12.5 एकड़ वाले जो किसान है ना जी, 85% किसान जो है ना जी, वो उनकी होल्डिंग 12 एकड़ या 12.5 एकड़ है। उन तक गवर्नमेंट जरूर एड्रेस करेगी। उसके बाद जो बड़े किसान हैं या बड़े लैंड होल्डर है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। बिलाल यासीन साहब, मामला यकीनन है, अब जो वफाक ने आपको कहा था टारगेट बढ़ा दें प्रोक्योरमेंट का, तो पास्को के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत मिलकर कोई इस पे एक्सरसाइज कर रही है कि टारगेट कैसे बढ़ाया जा सकता है प्रोक्योरमेंट का? देखिए, पास्को ने तो बढ़ा दिया है। पास्को तो 1 मिलियन से उठ के उन्होंने 14 लाख किया, अब वो 18 लाख, 1.8 मिलियन वो तो प्रोक्योरमेंट कर रही है, तो उन्होंने तो बढ़ाया है। और पंजाब हुकूमत? पंजाब भी अनाउंस करने जा रहा है, आपको बता दिया मैंने। अच्छा, अभी अनाउंस करेंगे कि कितना बढ़ाया जा सकता है? जी, हम अनाउंस कर रहे हैं। हमने आपको कहा है कि इस पे जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने दे, उसके बाद हम इंशाल्लाह इस चीजों को अनाउंस कर देंगे। एक बात बताइए बिलाल यासीन साहब कि अब अगर जो इंपोर्ट हो गई है, और कल भी बताया जा रहा था कि एक शिप आया हुआ है उससे भी ऑफलोड हो रही है, वो एक इंपैक्ट तो है जिसकी इंक्वायरी भी हो रही है, जिसमें पता लगेगा कि कौन इसमें शामिल थे। पिछले साल सितंबर में ऑर्डर्स प्लेस करने की शुरू की गई, फिर 31 मार्च को कैप लगा दिया कि इससे ज्यादा अब नहीं आएगी, लेकिन कल भी कोई शिप आया हुआ था, शोर मचाया। अब कोई ऐसी तजवीज भी पंजाब हुकूमत देगी कि अगर हमारे पास सरप्लस हो जाती है और किसान के पास होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है, पंजाब हुकूमत के पास नहीं है, पास को मतलब टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई एक्सपोर्ट करने की इजाजत किसी टाइम पे दी जा सकेगी? हालांकि वो इनपुट कॉस्ट से तो शायद जरा मतलब उनको नुकसान हो जाए किसानों को, लेकिन ये कोई जेरे गौर? मेरे भाई, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस जो है ना ऑलमोस्ट हाफ पे है। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे, इतना सिंपल नहीं है। हम यहाँ पे 3900 पे आपका किसान मुतमईन नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट पे ऑन पोर्ट जो उसकी जो कीमत है वो 2200, 2300, 2400 तक है। ये ऑलमोस्ट हाफ पे आती है। सही। तो वो तो किसी तरह वारे नहीं है, बिल्कुल समझ में आती है बात। लेकिन एक चीज और, एक मुकदमा भी कोई दर्ज हो गया है कि पास्को सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ। यकीनन वो आपका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड ऐसे ही हो रहा है कि बारदाना बाकायदा मिडलमैन को फरोख्त किया जा रहा है। मतलब ये इतलात भी हैं, मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। देखिए, अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो इट मींस कि भी गवर्नमेंट उस पर गहरी नजर रखे बैठी है ना। तो अगर मुकदमा, तो तभी गवर्नमेंट अपने ही डिपार्टमेंट के किसी करप्ट ऑफिसर के अगेंस्ट अगर मुकदमा करती है तो इट मींस कि गवर्नमेंट आंखें खोल के बैठी हुई है। बिल्कुल सही। लेकिन ये परेशान हाल में किसान जो है वो मजबूर भी तो हो जाता है जी फिर किसी भी मिडिलमैन को बेचने के लिए। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हमें जिम्मेदारी से यहाँ पे स्टेटमेंट देनी चाहिए। मेरी आपकी बात किसान सुनता है,
तो हमें इस तरह की मायूसी वाली बात नहीं करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम जो है ना इनसे प्रोक्योरमेंट करेंगे। पास्को भी प्रोक्योरमेंट कर रहा है, जहाँ पे कोई ख़राबी होगी उस पर कानून अपना रास्ता भी लेगा। और जिस तरह आपने कहा है जी कि एक सेंटर पे अगर उनको बारदाना बेचते हुए अगर बंदे को अरेस्ट किया है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। बिल्कुल सही। और किसान कार्ड का इजरा अंदाजन कितने दिनों में हो जाएगा जी? ये बहुत जल्दी की बातें पूछ रहे हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह जल्द। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल यासीन साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, बिलाल यासीन साहब वजीर खुराक पंजाब, उन्होंने अच्छी खबरें भी सुनाई हैं और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आंखें खुली रखी हुई हैं और इसीलिए जो है वो लोगों के खिलाफ मुकदमात भी हो रहे हैं जहां पे भी उनको इतलात आ रही हैं। और ये यकीनन एक बायसे तशवीश बात तो है, क्योंकि जो किसान इस वक्त परेशान है, जो कि होल्ड नहीं कर सकता, स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, वो परेशान है। लेकिन बिलाल यासीन साहब का ख्याल है कि बहुत जल्द अच्छी खबरें होंगी। 400 से 500 अरब रुपए का पैकेज है, किसान कार्ड भी आ रहा है। और फिर जिस तरह उन्होंने कहा कि जो ट्यूबवेल जो सोलर पे कन्वर्ट करने का, उससे इनपुट कॉस्ट भी कम होगी। और बहुत यकीनन परेशानी तो है, लेकिन इस साल उन्होंने कहा है कि जो टारगेट, क्योंकि पास्को तो अनाउंस कर चुका हुआ है वजीर आजम के कहने पे कि जी बढ़ाया जाए टारगेट, तो वो तो उन्होंने वो बढ़ा दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत भी किसानों को परेशान नहीं होने देगी और वो भी टारगेट भी जो है वो बढ़ा देगी। और इस पर भी इंशाल्लाह आइंदा भी बात करते रहेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे आमिर ज़िया साहब और सलमान आबिद साहब, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कुछ सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके वक्त का। और नाज़रीन, हमारे साथ हैं सलमान आबिद साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात का आगाज करना चाहूँगा सलमान आबिद से। सलमान आबिद साहब, आज वाइट पेपर शाया कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि हम उस वाइट पेपर में उन्होंने डिमांड की है कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे। ये 300 सफ़ों का वाइट पेपर है और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन कोई 150 से ज़ायद 158 पटिशंस दायर की गई हैं, जिनका हवाला भी इन वाइट पेपर में दिया गया है धांधली के हवाले से। तो ये एक तरफ तो मुज़ाकरात की भी बात शुरू हो रही है कि जी चलें मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। पहले पीटीआई के बानी पीटीआई की तरफ से आया कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट से अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो ये 3 लोग करेंगे। फिर विद इन पीटीआई डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आने लग गई। आपको क्या लगता है कि ये वाइट पेपर जो है ये कितना इफेक्टिव साबित हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जो है वो हमेशा से मुतनाज़ा रहे हैं। ये कोई पहला इंतखाब तो नहीं है जो मुतनाज़ा हुआ है, लेकिन माजी के तमाम इंतखाबात का रिकॉर्ड जो है वो इन 2024 के इंतखाबात में टूट चुका है। और ये सब जानते हैं कि फॉर्म 47 पर बनने वाली जो हुकूमत है, इस इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितने ये मीनिंगफुल इलेक्शन थे और कितने ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे। इसलिए वाइट पेपर को छोड़े, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आमिर ज़िया साहब को भी पता है कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे हुए। और ये जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो रात गए 11 बजे के बाद बैठा और अगले दिन सुबह 10-11 बजे ऑपरेट होता है, इसके अंदर जो कुछ हुआ है उसको सब लोग जानते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? क्यों हुकूमत जो है, जो पहले से शिकस्त खोरदा है, वो अदालती कमीशन बनाएगी? चीफ जस्टिस साहब तो खुद उस खेल का हिस्सा रहे हैं जिसमें इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया था। वो क्यों अदालती कमीशन की तरफ जाएंगे? और इस्टेब्लिशमेंट को क्या जरूरत पड़ी है? तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिस तो होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू तो हो सकती है। और जब भी डायलॉग की गुफ्तगू होगी पीटीआई के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, पीटीआई के दरमियान, हुकूमत के दरमियान, तो बुनियादी नुकता तो ये इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर आएगा ना, फॉर्म 47 पर आएगा। इसलिए मैं जो डायलॉग है उसके अंदर डेडलॉक भी देख रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत जो इमरान खान का मुतालबा है ना कि इस इलेक्शन को कालेदम करार दिया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए और फिर नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए,
वो अभी बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक भी बरकरार रहेगा और इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चैलेंज हो रही है और पाकिस्तान से बाहर भी चैलेंज हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये पूछना चाहिए कि अगर आरटीएस 2018 में बैठा था। बिल्कुल सही। आमिर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है, वो फवाद चौधरी साहब जो बड़े फायर ब्रांड पीटीआई के थे, फिर एक टाइम पे वो आईपीपी में गए और उसके बाद फिर वो आईपीपी में भी नहीं गए उनके मुताबिक, और फिर वो चले गए बिहाइंड द बार्स, उनके ऊपर केसेस हो गए। वो भी अब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है यही इसी हवाले से जो सलमान आबिद साहब ने भी रेफरेंस दिया कि अगर कोई बात करता है तो वो क्या कहते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, ये जरा सुन लें। यहाँ पे कोई किसी से कोई डील नहीं कर सकता। अगर आप कहें ना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से डील करके जो है वो कर लेंगे तो वो फिर इमरान खान को सख्त नुकसान हो जाएगा, इसलिए डील मुमकिन नहीं है। अगर इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे, लिहाजा डील तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। जो भी है अभी जो पीटीआई के लोग हैं मेरा ख्याल है उसको सही कन्वे नहीं कर पा रहे। एंगेजमेंट एक और चीज है और डील एक और चीज है। आमिर साहब, माशाल्लाह आपने एक जमाना गुजारा है, ये डील और एंगेजमेंट कि बहुत फर्क है। देखिए, ये होता है कि नाक आप कैसे पकड़ रहे हैं, मतलब बरह रास्त पकड़ रहे हैं, हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं। बात ये होती है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, और उसकी वजह यह है कि हमारे जो सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कमजोर भी हैं और फ्लॉड भी हैं। के मुकाबले में जो इस्टेब्लिशमेंट है मुनज़्ज़म इदारा है, मजबूत इदारा है, और वो कहते हैं कि जो अगर आपको मुल्क को किसी सिमत में लेके जाना है तो आइडियल सिचुएशन ये होती है कि सिविल और फौजी क़यादत एक दूसरे से हम आहंग होके चले, मिल के चले, ना कि एक दूसरे को मद्दे मुकाबिल समझे। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एक डिबेट चलती रहती है कि जी सिविलियन बालादस्ती की बात हो रही होती है, लेकिन अगर कोई कमजोर कुव्वत हो और एक कुव्वत जो हो कि जिसके पास मतलब है रिडरलेस कुव्वत हो, वो किसी मुनज़्ज़म ताकतवर कुव्वत के ऊपर बालादस्ती कायम नहीं कर सकती। तो हमारे जैसे मुल्कों में बेहतर ये होता है कि साथ मिलके चलें, और सिविलियन जैसे जैसे अपना मतलब है कि अपने आप को साबित करें, अपने इंस्टीट्यूशन में कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो उसके साथ साथ उनको स्पेस भी मिलती चली जाएगी। तो एक तो ये हमारी तारीखी बहस से जो होती रहेगी। अब सवाल ये होता है कि पीटीआई, देखिए पीटीआई वाहिद वो मासूम सी कुव्वत है जो बरमला इस बात का इजहार करती है, बारहा इस बात का इजहार करती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही वो बात करेंगे और उसके साथ ही कोई समझौता करेंगे। चले मैंने तीसरा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, उर्दू में कर दिया कि कोई भी समझौता या कोई भी अगर हम आहंगी होगी तो हम इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, नून लीग से नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी से नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात समझ में भी आती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी जो हम आहंगी बनाई अपनी, वो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाई, पीटीआई के साथ नहीं बनाई। तो ये अब मतलब है कि जितनी भी हमारी सियासी कुव्वतें हैं उनकी ख्वाहिश यही होती है कि जो सबसे मजबूत और कदावर और डिस्टेंट फोर्स है उसके साथ हम आहंगी बनाएं, और वो जरूरत उस चीज की जरूरत भी होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त मोहब्बतों का आलम है इस्टेब्लिशमेंट को और पीटीआई के दरमियान, तो बहुत जल्द आप ये बेल मंडे चढ़ते हुए देखेंगे नहीं, मुंडेर पे नहीं चढ़ेगी फौरी तौर के ऊपर। आने वाले आप कह दीजिए हफ्तों में हो जाए, कुछ दिनों में हो जाए, ऐसा नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल बईद में बिल्कुल हर चीज का इम्कान होता है कि हकीकत है कि पीटीआई एक बड़ी जमात है, एक मकबूल जमात है। उसी तरह हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है मजबूत भी है, उसकी भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्ट है, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड है पूरे मुल्क में, हर कराची का खैबर। तो इन दोनों कुव्वतों को आइडियली मद्दे मुकाबिल नहीं आना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो किसी जमात की नहीं होती, वो पूरी रियासत की होती है, हर से जमात की होती है। तो उसके जो निगोशिएशंस के दरवाजे होते हैं सबके साथ खुले होने चाहिए। बिल्कुल, तो आपने एक इत्तेदाल की जरूरत है, आमिर, इत्तेदाल की जरूरत है। सही आमिर, बिल्कुल आपने जो बात की वो आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड पे भी करते हुए बात की। उन्होंने कहा हम अपनी आईनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। वही आपने बात की कि जब सिविलियन अदारे अपनी कमजोरियां सामने लाएंगे और फिर वही जो फ्लॉड एक हमारा सिस्टम है, और अगर आपके अपने जो जिसको करने दें जी, जमीन अर्जी करने दें कि डायरेक्ट कमजोरियां सामने लाएंगे नहीं, इनमें कमजोरियां हैं। एग्जैक्टली, देखिए ना, हमारी जमहूरियत जागीरदाराना कबायली जमहूरियत है, इसमें कोई जमहूरियत की जदीद जमहूरियत की फू नहीं है, बिल्कुल आपको नजर नहीं आती जदीद जमहूरियत। यहाँ पर जो सियासी जमात है वो खानदान की मिल्कियत होती है या किसी फर्द की मिल्कियत होती है, उसमें इलेक्शन नहीं होते, सिवाय मेरे ख्याल में जमात इस्लामी
इसको मैं कह सकता हूँ कि वो है जमात है कि जहां पर मतलब है कि बतौर इदारा काम करते, बतौर तंजीम काम करते, बाकी तो कोई भी जमात नहीं है। एमक्यूएम को कह सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जाहिर है कि उसके लिसानी किरदार है, महदूद है, वो की सीट जमात इस्लामी से ज्यादा है उसकी। तो हमारी यहाँ जो बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है वो तो कमजोर हैं, और उनमें तो गैर जमहूरी रवैये हैं और अवाम दुश्मन रवैये हैं बुनियादी तौर पे। बिल्कुल, और वो फिर आपने सही कहा कि आईनी हदूद को तोड़ने के लिए खुद जो हैं ये सियासी लोग मजबूर करते हैं और फिर उसी के ऊपर वो वावेला भी डालते हैं। बिल्कुल सलमान आबिद, आपका क्या ख्याल है कि जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है वो कि जी मतलब एंगेजमेंट और डील, आमिर ज़िया ने उसकी बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी कि कान जिधर से भी पकड़ लें, बात अल्टीमेटली जीरो इन एक ही बात पे होती है। तो और तो कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से पहले और बाद में भी कहती रही कि आए हमारे साथ बात करें। फिर जरदारी साहब ने भी हुकूमत साजी के दौरान भी कहा कि जी हमने तो पहले उनसे बात की थी, उनका अच्छा नंबर था। तो अब फिर दोबारा बाकायदा बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर पर जोर है कि जी आप बात करें, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मौशी इस्तेहकाम आएगा। अब आप मुझे बताएं कि जो आमिर ज़िया का ख्याल है कि बेसिकली पावर्स दैट बी पीटीआई वहीं देख रही है, नजरें वहीं पर हैं, और फिर डील और एंगेजमेंट में फर्क कोई नहीं रहता। जो हुकूमत बनी है उन्होंने भी तो उन्हीं की मदद के साथ ये सारा सेटअप बनाया है ना, या उन्होंने इनकी मदद के साथ सेटअप बनाया है। तो ताकत का जो मरकज है उसी तरफ देखेगी, हुकूमत भी देखेगी, अपोजिशन भी देखेगी, आप और मैं भी देखेंगे जिनके पास इख्तियारात है। लेकिन अब असूली बात यह है कि पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा हुआ है और जो हमारी सियासी सूरत हाल है, जो हमारी जमहूरी सूरत हाल है, जो हमारी माशी सूरत हाल है, जो हमारे सिक्योरिटी के हालात हैं, जो हमारे इलाकाई मामलात हैं, उसमें तो एक मुफाहमत तो होनी चाहिए। अब मुफाहमत करने के लिए एक बुनियादी शर्त समझ लें, ये डिक्टेशन की बेसिस के ऊपर नहीं हो सकती। यानी आप शराइत आयद करें कि जनाब इन बातों पर बात होगी, या इमरान खान करे, या एस्टैब्लिशमेंट करे, या हुकूमत करे। यानी आपको एक बाकायदा जिसे कहते हैं ना शराइत से जरा निकलकर एक ओपन माइंड के साथ आउट ऑफ द कोर्स जरा जाकर डायलॉग करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि डायलॉग को कामयाब बनाने के लिए सीबीएम होना चाहिए ना, वो तो कोई नहीं हो रहा। आज भी इस वक्त भी, आज जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, पीटीआई पर उसी तरह से अताब है जिस तरह से पहले था। जलसा वो नहीं कर सकते, जुलूस वो नहीं निकाल सकते, सियासी सरगर्मी वो नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि पहले हालात बनाए जाए जहां वो जो फवाद चौधरी साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया इंगेजमेंट का। इंगेजमेंट का मतलब यह है कि अगर आप एंगेज होते हैं और आपने डायलॉग की तरफ जाना है, कुछ मामलात को तय करना है, तो फिर उसके लिए एक साजगार माहौल बनाना पड़ेगा ना। वो साजगार माहौल अभी नहीं है, अभी तल्खी है। अगर आप हुकूमत में देखें तो वहां भी है, अपोजिशन में भी है, एस्टैब्लिशमेंट में भी है, जुडिशरी में भी आपको तल्खी नजर आ रही है। तो मेरा मतलब है जरा तल्खी से बाहर निकल के पहले कुछ अफर्मेटिव ऐसे एक्शन ले ले जो एक दूसरे को करीब ला सकें, तो एक दूसरे को जोड़ सकें। वो अगर अमल नहीं होगा तो महज जाकर आप किसी को बिठा दें तो फिर उसका मतलब है कि डिक्टेशन होगा और आपको जबरन कहा जाएगा कि ये बातें कर लें। जैसे अब जनरल नईम लोधी साहब ने ये कहा कि जो तजवीज दिया है अपना उसके लिए कि 2 बरस तक पीटीआई खामोशी इख्तियार कर ले। अब सवाल यह है कि पीटीआई 2 बरस तक क्यों खामोशी इख्तियार करे? ये तो फिर डील हो गई, फिर आपने डील कर ली। तो डील होगी तो फिर फवाद चौधरी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो भी करेगा। नवाज शरीफ साहब ने डील की तो उनका सियासी कद कहां खड़ा है? शहबाज शरीफ साहब डील करके बैठे हुए तो उनका सियासी कद कहां खड़ा हुआ है? जरदारी साहब ने डील की है तो वो कहां खड़े हुए हैं? तो इमरान खान भी अगर वही कुछ करना चाहते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं तो फिर सियासत तो उनके पास भी नहीं रहेगी ना, उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसलिए ये कुछ गिव एंड टेक होगा, 2-2 फुट 2-2 कदम जो है हर एक को पीछे हटना पड़ेगा अपनी अपनी पोजीशन से, तब कोई रास्ता निकलेगा बातचीत का, वरना फिर डेडलॉक ही रहेगा। डेडलॉक ही रहेगा। बिल्कुल आमिर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि एक माहौल और वो ओनस लाइज विद द गवर्नमेंट कि उनकी पोस्चरिंग कैसी होगी, ऑप्टिक्स कैसे होने चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसी, जेस्चर्स कैसे, ताकि अगला कंफर्टेबल हो कि चलो यार ये आ रहे हैं तो इनके साथ बात की जाए, या मैं खुद चलकर चला जाऊं बात करने के लिए। अभी जो इन्होंने बात की कि जी वो जनरल लोधी साहब ने कहा है कि 2 साल के लिए खामोश हो जाए, वो कहीं इसलिए तो नहीं कहा क्योंकि वो मैं जावेद लतीफ साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बस 1.5 साल 2 साल की बात है, फिर उसके बाद दोबारा इंतखाबात हैं और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 4थी मरतबा वजीर आजम बनकर आ रहे हैं। तो ये कहीं लोधी साहब और जावेद लतीफ साहब मिलके तो नहीं कि जी चलो इधर से पीटीआई को जरा 1.5-2 साल के लिए खामोश कराओ और उसके बाद फिर रास्ता हमवार किया जाए, 4थी बार वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब को बनाया जाए।
इसमें मतलब क्या सराही हम कर सकते हैं, कोई बात उससे तो कह नहीं सकते फर्म यकीन के साथ। लेकिन बात ये जो है ना, ये मैं इत्तेफाक करूंगा जो भी आबिद साहब बात कर रहे थे कि सब तमाम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं तमाम एक दूसरे से रूठे हुए हैं। दूसरी बात ये समझना चाहिए कि इस मुल्क में इस वक्त ताकत के एक से ज्यादा मराकज हैं। नून लीग एक ताकत का मरकज है, उस नून लीग के अंदर बजाते खुद 2-3 ताकत के मराकज हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में ताकत का मरकज है, पीटीआई भी केपी के अंदर ताकत का मरकज है, और ये तमाम मराकज एक दूसरे से रूठे हुए हैं या एक दूसरे पे इत्मीनान नहीं करते। तो पाकिस्तान को अगर इस बुरान से निकालना है तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। ये जो एक बॉटलनेक आ गया है इसको तोड़ना होगा किसी तरह से। अब उसमें कितने दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात हमें समझनी चाहिए कि फौरी मुझे कोई आसार नहीं लगते। नून लीग और पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता पीटीआई को जगह देना। अगर पीटीआई को जगह देती है तो जाहिर है कि फिर उनका पत्ता उनको खर्चा होगा कि कर सकता है। अगर दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की बातचीत शुरू हो जाती है तो ये लोग कहाँ खड़े होंगे। अच्छा, मैं लेकिन एक चीज से जरा से इख्तिलाफ करूंगा कि जो नवाज शरीफ साहब ने डील की थी और उसके नतीजे में जो उनको मतलब है कहते ना एक रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, उसकी एक तो एक हमें समझनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर लोगों की तनकीद बहुत ज्यादा थी, नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी में भी थी कि करप्शन के हवाले से एक बहुत 20 बरस का बयानिया है बदनवानी का, और उस पर बहुत सारे पाकिस्तानी मासूमियत से यकीन भी रखते हैं। वो गलत हो सही हो, मैं उसकी बिल्कुल अलग बहस है। वो लोगों के ईमान का हिस्सा बना हुआ है कि भाई ये ऐसे ही है। अच्छा, जब उन्होंने डील की तो उसका मलबा हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पे भी गिरा, और जो बहुत ज्यादा लोग रूठे एस्टेब्लिशमेंट से, उसकी वजह ये नहीं थी कि लोग एस्टेब्लिशमेंट से नाराज थे, बल्कि वो इनको देख के डर गए थे। जब उन्होंने देखा कि जनाब यही लोग दोबारा आ रहे हैं और जिनको कहा जाता था कि पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, दोबारा पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बन के आ रहे हैं, तो लोग डर गए उससे ना। पाकिस्तानियों ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। सही। पीटीआई के ऊपर आप बहुत तनकीद करें, गालिबन इतना इनका मतलब है, ठीक है केसेस हुए इन पे भी, तोशा खाना का भी केस है और घड़ी का भी है, फला भी है, ढिमका भी है, लेकिन वो फर्क बहुत है। मतलब है अगर एक तरफ अरबों खरबों के हैं तो यहाँ पर मतलब है बहुत ही छोटे केसेस है ना। अगर मैं उसकी मालियत की बात करूं, मैं जस्टिफाई नहीं करता कि अगर छोटा केस है तो करप्शन नहीं है, तो वो एक अलग बहस है। लेकिन पीटीआई को अभी भी थोड़ा सा नहीं काफी एज है इन जमातों के मुकाबले में। तो यहाँ पर जब वो अगर मुफाहिमत करती है, और मुफाहिमत जो है कौम के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो, वो इस चीज के लिए हो कि जी मुल्क में स्टेबिलिटी आए और उसमें फिर ये जमातें भी शामिल हो, तो वो एक वे फॉरवर्ड होगा। लेकिन जो अंडरकट करके करते हैं कि जिसके अंदर जो है छोटे मकासद होते हैं कि जी मेरा केस खत्म हो जाए, मैं जेल से बाहर आ जाऊं, जैसे कि नून लीग ने किया, तो वो फिर मनफी होता है। आपका जो मुफाहिमत होती है वो उसूलों पर होती है कि जनाब हम पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक करेंगे, भारत के साथ हमारे ताल्लुकात क्या होंगे, कश्मीर पे हमारी पॉलिसी क्या होगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, विजन पर होता है ना। तो विजन पे कोई बात ही नहीं कर रहा, ये बड़े अफसोसनाक बात है। ठीक है ना, अवाम के मतलब मसले आप कैसे हल करेंगे, प्रोग्राम क्या है, वो डिबेट हमारी है पीछे चली गई जमीर साहब। तो मेरे ख्याल में हमें अभी ठहराव की जरूरत है, जरा से सब्र की जरूरत है। और पीटीआई भी अगर कुछ दिन चुप हो जाए, चुप से मैं ये नहीं कह रहा कि 2 साल चुप हो, लेकिन बहुत सारी चीजें जब हम टीवी पे करते हैं तो बजाय वो रिजॉल्व होने के उसमें मजीद आग लगती है। बिल्कुल सही। मैंडेट का इशू, बातचीत करें, इत्मीनान साजी करें और पाकिस्तान को इस झंझट से निकालें, हम बहुत मुश्किल में। बिल्कुल आमिर, सही फरमाया आपने कि मैंडेट का इशू अगर उनका चोरी हुआ है उसको इशू को अलाइव रखें, पार्लियामेंट में रहें और वहीं से रहकर तहरीक चलाएं। अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर मजीद बात करेंगे कि सियासी मंजरनामे पर अब पीपल्स पार्टी ने भी एमक्यूएम के साथ हाथ मिला लिया और उन्होंने कहा कि पुरानी जितनी भी तलखियां थी उनको दफन करें और आगे चलें। इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सलमान आबिद साहब, एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये कल बड़ी अहम नशिस्त हुई कराची में और आसिफ अली जरदारी साहब ने उसको हेड किया और के वजीर दाखिला मौजूद थे, वफाकी वजीर दाखिला साहब भी, मोहसिन नकवी साहब। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल रही थी पीएमएलएन के जल्द अज जल्द हमारे साथ हुकूमत में शामिल हों, और अब रास्ते उन्होंने तकरीबन खुद ही बंद कर दिए कि पहले वजीर खारजा इसहाक डार साहब को बना दिया, जो कि एक लाइकली था कि अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो बिलावल भुट्टो। फिर अभी पीपल्स पार्टी के कैंप से आवाज आई थी कि शायद बिलावल भुट्टो अगर आएंगे, हुकूमत में आएंगे तो एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएंगे,
तो वो उन्होंने इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब राणा सनाउल्लाह साहब भी कैबिनेट में आ गए हैं बतौर एडवाइजर। तो फिर ये सब कुछ देखते हुए पीपल्स पार्टी ने ये मूव की है, या ये बस सिर्फ और सिर्फ सिंध की हद तक और कराची की हद तक के चलो मुफाहमत चलते हैं, शहर को अच्छा करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी का और एमकेएम का रोमांस कोई पहला रोमांस नहीं है। इसमें कई रोमांस आए हैं और कई अलहदगियां हुई हैं और कई तलाकें हुई हैं, फिर कई दोस्तियां हुई हैं। अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी ने स्ट्रेटेजी ये अपनाई है कि वफाकी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए वो एमकेएम को अपने साथ रखे और एमकेएम के इंटरेस्ट और पीपल्स पार्टी के इंटरेस्ट को मिलाकर जो है ना हुकूमत पे दबाव बढ़ाया जाए, यानी पीएमएल-एन के ऊपर। तो ये एक अच्छी मूव है, अच्छी स्ट्रेटेजी है। और वैसे भी सिंध के अंदर अगर आपने हुकूमत करनी है तो पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान कोलिशन तो बिल्ड होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है जो अभी आमिर जिया साहब ने उठाया है, ये जो हमारे यहाँ जितनी भी कोलिशंस बनती हैं, जो भी अलायंसेस बनते हैं, जो भी हम इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, क्या इसके पीछे अवाम के मफादात हैं? क्या अवाम के मसाइल का हल करना है, या ये जो अपनी जोड़ तोड़ की सियासत और ताकत की सियासत है इसको मेंटेन करना है? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत हो रही है, चाहे वो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ज्यादातर जोड़ तोड़ की जो सियासत हो रही है उसमें अपने पॉलिटिकल मोटिव जो है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है, जो पर्सनल भी है और पार्टीजन भी है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आम आदमी का मुकदमा तो यहाँ पर ना वफाकी हुकूमत के पास है, ना सूबाई हुकूमतें उसको देख रही है। और जिस अंदाज से हमारा गवर्नेंस का फेलियर हुआ है वो जाहिर करता है कि हमारे यहाँ आम आदमी की सियासत वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब तक ये हुकूमत या ये जो नया सियासी बंदोबस्त 8 फरवरी के नतीजे में आया है, अगर ये डिलीवर नहीं करेगा तो इस किस्म के अलायंसेस और इस किस्म के इत्तेहाद जो है इस हुकूमत की और इस हुकूमत में शामिल जमातों की क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा डैमेज करेंगे, पहले से ज्यादा डैमेज होंगी ये लोग। तो शायद इन्हीं खदशात की बिना पर जावेद लतीफ साहब भी कह रहे हैं कि ये मामला ज्यादा देर तक चलता नहीं नजर आया। आमिर जिया साहब, आपको क्या लगता है कि ये इट्स अ स्ट्रैटेजिक मूव या इट्स मतलब म्यूचुअल इंटरेस्ट के चलो शहर कायद जो जहां पे आप मौजूद हैं कि उसकी बेहतरी के लिए दोनों हाथ में ला लें और सिंध में हुकूमत भी ज़रा मजबूत हो जाएगी? और दूसरा, जिस तरह सलमान आबिद साहब ने कहा कि जो मैंने जो पहले कहा कि कुछ रास्ते भी बंद हुए पीपल्स पार्टी के, एक तरफ मिन्नत भी कर रहे हैं कि अभी फौरन हमारे साथ शामिल हों, और वो चाहते भी हैं और उसकी वजह आपको भी मालूम है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से इनकार भी नहीं कर पा रही पीएमएल-एन की हुकूमत, और कर भी नहीं पा रही अगर कमजोरी की वजह से। तो पीपल्स पार्टी हो तो शायद वो कुछ कर भी ले। तो आपको क्या लगता है? देखिए, हुकूमत जो है सिंध की पहले ही बहुत मजबूत है, उसको मजीद मजबूत होने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी की डिसाइसिव मेजॉरिटी अक्सरियत है यहाँ पर, और उनके पास इस बात की ताकत है कि स्याह करें सफेद करें। तो अब तक ये आप ही बताएंगे कि इन्होंने स्याह ज्यादा किया है, सफेद ज्यादा किया है, शहरी सिंध में भी, देही सिंध में भी ना। अच्छा, पहली मरतबा जैसे भी आबिद साहब फरमा रहे थे, पहली मरतबा ये रोमांस या फ्लर्ट नहीं हो रहा, कई बार हो चुका है। इस रात से कई मरतबा हम गुजर के देखे हैं, गुजरे हैं, लेकिन उसके नतीजे में देही सिंध का या शहरी सिंध के अवाम का कोई भला तो नहीं हुआ, ठीक है ना। उनके बुनियादी मसाइल तो नहीं बदले, बल्कि हमने इन्हिताद देखा। हमने देखा कि अब सिंध हुकूमत और इसकी जो शहरी हुकूमत है इस बात में भी नाकाम है कि आवारा कुत्तों का खात्मा कर सके। सिंध में हजारों कहते हैं सख्तजदगी के केसेस होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वैसे जस्ट टू कंफर्ट आमिर, जस्ट टू कंफर्ट यू, माशाल्लाह से इस्लामाबाद में भी सीडीए बिल्कुल नाकाम हो रही है ये स्ट्रे डॉग्स के हवाले से, आवारा कुत्तों के हवाले से, और शहरी बहुत परेशान है और वो मतलब बढ़ती जा रही है तादाद। अलग से प्रोग्राम करें, आप सियासी प्रोग्राम ज्यादा करते हैं, कभी इन आवारा कुत्तों पे भी प्रोग्राम करें कि भाई एकदम हमारी हुक्मरान अशराफिया को इनसे क्या मोहब्बत हो गई है, क्यों इनसे मोहब्बत इतनी ज्यादा हो गई है। यहाँ पे सिंध में इन्होंने कहा जी हम इनको कैस्ट्रेट करेंगे। मैंने कहा जिस मुल्क में आप पोलियो के ड्रॉप सही तरह से नहीं पिला पाते, वो कुत्तों को कैस्ट्रेट करेंगे। मतलब एक अजीब व गरीब, अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, सिंगापुर कहीं चले जाएं, वहां कहीं कुत्तों से मोहब्बत करने वाली कौम है, कहीं पे आपको इस तरह नजर नहीं आएंगे घूमते फिरते हुए ना। अगर यहाँ पे जो बड़े लोग फैसला करते हो तो गाड़ियों में होते हैं, वो तो अपने पार्क्स में जॉगिंग मशीन पे घूमते हैं। हम जैसे पैदल चलने वालों का मसला होता है तो उसकी ये लोग परवाह करते नहीं। खैर, तो आते हैं बड़े मसले के ऊपर कि जो देखिए एमक्यूएम पीपल्स पार्टी अगर गुफ्तगू करते हैं, अच्छी बात है, गुफ्तगू करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन फिर सवाल पैदा होता है क्यों। और फिर एमक्यूएम का एक बड़ा क्लाइम डाउन होगा, क्योंकि ये समझते हैं, अभी तक ये दावा करते थे, कल तक दावा करते थे कि शहरी सिंध के हर मसले का जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है।
तो अब ये किस तरह से ताउन करेंगे, किस मुंह से करेंगे, उसके बदले इनको क्या मिलेगा, ये एक सवाल है। और ये अच्छी अच्छी बातें करना एक अलग चीज होती है, लेकिन बात ये होती है कि एक तजाद है जो पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में जानबूझ के बनाया हुआ है कि जनाब बहुत सारे मसले जो हल हो सकते हैं आसानी से, वो हल नहीं हो रहे। और अच्छा, हम कहते हैं कि जी आप बिल्कुल एमक्यूएम को मिना करें, आप शहरी सिंध देही सिंध दोनों के मालिक मुख्तार माशाल्लाह हैं, तो आप मसले हल कर दें। तो वो भी हम देखते हैं कि मसले हल नहीं होते, अवाम के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। सही। आमिर क्विकली जरा इस इशू को एड्रेस कर दें कि वफाक में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं बैठी हुई, एमक्यूएम वफाक में हुकूमत में बैठी हुई है, कैबिनेट का हिस्सा है। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाह रहा हूं कि इज दिस अ स्ट्रैटेजिक मूव कि पीपल्स पार्टी को कहा भी जा रहा है कि जी बजट से पहले हमें हमारे साथ शामिल हो, हुकूमत में आके बैठें, और फिर ये एक मूव क्विकली सर। देखिए, एक गैर मकबूल हुकूमत के साथ जब पीपल्स पार्टी तो बड़ी जहानत से खेल रही है ना, पीपल्स पार्टी के पास आईनी पोजीशन है सारी, बहुत सारी अहम, और लेकिन इन पे जिम्मेदारी कोई नहीं है। जो तनकीद हो रही है वो नून लीग पर हो रही है। एमक्यूएम तो बड़ी तवरुक के तौर पे एक निशिस्त के साथ बैठी हुई है, मतलब इसका क्लाउड अब वो पहले जैसा नहीं है जो 6 सीटों पे हुआ करता था, 22 सीट पे नहीं है। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का कोई सेंसिबल मूव नहीं होगा अगर ये ज्वाइन करते हैं। और बिलावल अगर दोबारा शहबाज शरीफ की शागिर्दी में जाते हैं तो भी कोई बिलावल का तत्काट में इजाफा नहीं होगा। तो इतने जय्यद किस्म के साहब डार साहब उनकी शागिर्दी कर रहे हैं, शहबाज साहब की, शहबाज साहब उनकी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो बेहतर है पीपल्स पार्टी अगर दूर रहे तो ये अगली बार इनके लिए बेहतर है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया आपके वक्त का, और सलमान आबिद साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।